तो बच्चों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। बड़ा ही शानदार सा थ्योरम है और इस पर बनते हैं बहुत सारे सवाल। और अगर सवालों को सही तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में बनाना चाहते हो तो आज का लेक्चर को बिल्कुल शुरुआत से अंत तक देखना है। ठीक, अच्छा इसके पहले क्या करना है सर? तो इसके पहले आप देख सकते हो हमने लेक्चर 1, 2 और 3 ऑलरेडी बना के रखा है। आप उनको ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है। बिल्कुल सीक्वेंस में सारे लेक्चर को देखना और इन्जॉय करना, और स्पीड बढ़ा के देख सकते हो तो और बढ़िया है, आपका समय बचेगा। ठीक है, एनीवे तो सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? हमने वर्क के साथ लेक्चर नंबर 1 में परिचय किया था, एनर्जी के साथ जस्ट पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में। आज उन दोनों के बीच में क्या गहरा संबंध है, जो इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, उसको मैं उजागर करने वाला हूं। और कहीं ना कहीं इसमें सेकेंड लॉ की झलक हमें दिखाई देती है, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम। अब देखिए कहानी की शुरुआत करते हैं यहां से। वर्क एनर्जी थ्योरम असल में कहता क्या है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। भाई कोई भी आपके पास अगर बॉडी, अब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है, फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें वेलोसिटी आएगी, ये मोशन में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में क्या हुआ सर? कार्य हुआ। कार्य जब होता है तो जाहिर सी बात है यहां पर मोशन आ गया, उसके पास वेलोसिटी है, तो कौन सी एनर्जी आ गई सर? काइनेटिक एनर्जी आ गई। बस यहां से हमको एक हिंट तो मिलता है कि भाई वर्क और एनर्जी के बीच में कुछ एक रिलेशनशिप हो सकता है, और उसी रिलेशनशिप को हम आज इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और अगर आप पिछला लेक्चर देखे हो तो कहीं ना कहीं हमने इस्टेब्लिश कर दिया था। आज ज़्यादा ही जनरलाइज सेंस में हम बात करेंगे। तो आपके सामने मैं एक कंडीशन को रखता हूँ, यहाँ ज़रा देखिएगा। ठीक है, शुरुआत और अंत ऐसा समझ लो। शुरुआत में क्या है सर? तो बच्चों आप ऐसा कह सकते हो कि शुरुआत में ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, मतलब इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। और जब तक वो यहाँ पर पहुँचेगा वो मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोशन। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ध्यान से देखना है ना, ये देखिए इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में यहां पर एक पोजीशन 1 है। ठीक है, इसको पोजीशन 1 बोलेंगे हम। अरे यार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब एनिमेशन में कर रखा है। और ये कुछ देर बाद ये फोर्स जो है यहीं पे लगा रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, अब वो यहां पे पहुंच जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो, ये जो फोर्स मैंने लिखा है और ये जो फोर्स है, क्या इसमें कोई अंतर है? कुछ अंतर पहचान पा रहे हो? नहीं सर कोई अंतर नहीं है, आपने एफ एफ लिखा है। अरे बेवकूफ़, एफ एफ को मत देखो, आप इस एरो के साइज को देखो। फोर्स क्या है सर? फोर्स तो एक वेक्टर है, तो बस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो एरो का साइज यहाँ पर जितना है एग्जैक्टली उतना ही यहाँ पर भी है, मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आया है और फोर्स की दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स को कैसे डील करना है तो वो अगले स्लाइड में बताएंगे, उसमें और भी जोरदार एनिमेशन है। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट है, यहां से फोर्स लगना स्टार्ट होता है, लेकिन शुरुआत में वो रेस्ट में रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि फोर्स लगा है, फोर्स है तो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसकी गति में कंटिन्यूसली बदलाव आते जाएगा, वह बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर कितनी हो गई सर? यहाँ पे v हो गई। कहने का मतलब ये है कि सर ये जो v है ये हमेशा u से बड़ा रहेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है सर, मुद्दे पे आते हैं। चलो बच्चों, इन दोनों पोजीशंस के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर? डेल्टा एक्स। तो मतलब क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 लिख सकते हैं हम इसको। बहुत बढ़िया। इन्हीं दोनों पोजीशन से मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव करके बताता हूँ। बड़े ध्यान से देखना है भाई, ये सब चीज़ें अच्छे से समझो, ये एकदम फंडामेंटल लेवल की चीज़ें अच्छे से समझो। समझोगे तो सवाल भी बड़े मज़े से बनाओगे। ठीक है, ओके, हियर वी गो। पोजीशन 1 2 1 2 यहाँ पे भी लिख दिया। 1 से 2 का एनालिसिस यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो सर लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² बराबर 2as लगा लिए। अच्छा अब सर एक काम करते हैं, जो v है वो है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पोजीशन 2 की, तो इसको तो v ही लिखोगे। ये जो है वो u है, मतलब पोजीशन 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये u है। और सर ये जो s है उसका मतलब असल में होता है डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इन दोनों पोजीशंस के बीच में आप देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर? ये तो डेल्टा एक्स हुआ है। बोले तो x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। बहुत सुंदर। जो वैल्यूज हमने यहाँ पर वर्कआउट किए उनको एग्जैक्टली आप इधर प्लग इन कर दीजिए, ये नया इक्वेशन आपके पास बन के आ गया, थोड़ा सा मॉडिफाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? चलो देखो,
हमें कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी को लेकर के आना है पिक्चर में, इस इक्वेशन में। यहाँ पे तो हमको दिखाई दे रहा है कि सर ये मोशन में है, हाँ यहाँ वेलोसिटी कम है तो थोड़ा सा पूछ बनाया, यहाँ सर वेलोसिटी इसके मुकाबले यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है सर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है सर, और लंबी पूछ बनाता हूँ और लंबी टेल बनाता हूँ, समझ रहे हैं? कार जाता है ना तो ऐसा लगता है हवा, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ सर ठीक है, और यहाँ पे तो बिल्कुल सुस्त है सर, यहाँ पे चुस्त है, यहाँ पे सुस्त है, समझ गए? चलो देखो, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे होगा क्या, ये बन जाएगा ½ mv², ये बन जाएगा ½ mu², और ये बन जाएगा, ये तो कुछ नहीं बनेगा, m/2। अब देखो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, जूम करें, ये 2 और 2 हो गए कैंसिल, ठीक। a और m दोनों को इकट्ठा कर दो आप, सर ma तो कुछ होता है, हाँ भाई क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा फोर्स, 2 कैंसिल हो गया, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स बचेगा, तो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स दिखा आपको, मतलब समझ जाना है आपको, वर्क दिख गया। ये पोजीशन 2 की काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर के ई फाइनल, ये पोजीशन 1 की काइनेटिक एनर्जी है, तो ये के ई इनिशियल, और अल्टीमेटली बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका वर्क, तो वर्क डन बिटवीन और टेकिंग द बॉक्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, बॉक्स को पोजीशन 1 से 2 तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है जी। देखा कि नहीं तुमको, गायब हो जाऊं मैं, इस तरफ आ जाता हूं, 1 मिनट, यही था वर्क एनर्जी थ्योरम, कितने देर लगे, 6 मिनट में कर लिया, समझ गए, इससे ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। अब एक और केस देखेंगे हम, जहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम होगा वेरिएबल फोर्स के लिए, मतलब अगर बॉक्स यहाँ पर है तो फोर्स हो सकता है 10 न्यूटन का हो जाए, यहाँ पर पहुंचे तो हो सकता है फोर्स 15 न्यूटन का हो जाए, या 5 न्यूटन का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फोर्स का वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अनुसार चेंज हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में वर्क एनर्जी थ्योरम किस प्रकार से कार्य करता है, क्या सेम तरीके से कार्य करता है कि कुछ और तरीके से, इसको हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं अगले स्लाइड में। तो चलते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा एक और बात, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो भाई क्या कर रहे हो, लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो घंटी है ना वो दब जानी चाहिए, ठीक है। रेगुलर वीडियोस आएंगे, सबको बड़े ध्यान से देखना है, बिल्कुल सीक्वेंस में क्लास 11th का आपका जो सिलेबस है वो मैं कवर करूँगा। इसके पहले के चैप्टर्स भी आप देखोगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेके मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सब कुछ मैंने कवर करके रखा है, लॉज ऑफ मोशन, बिल्कुल सारे सीक्वेंस में। नीचे डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट, वहाँ से सारे वीडियोज़ देखना, ठीक है। इंजॉय करोगे और स्पीड बढ़ा करके देखो, समय बचाओ। हाँ अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर स्पीड कम कर लेना, ठीक है सर। मुद्दे पे आते हैं, क्या है मुद्दा, मुद्दा है वेरिएबल फोर्स। सर तो बॉक्स अगर यहां पर है तो फोर्स 5 न्यूटन है, यहां पर है तो फोर्स 6 न्यूटन है, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। आपके सामने मैं एक परिस्थिति रखता हूं, वो कुछ ऐसी है, ये देखिए। अरे सर ये क्या बना दिया आपने, देखिए ध्यान से, इस पोजीशन पे फोर्स का कुछ वैल्यू है, इस पोजीशन पे फोर्स का कुछ अलग वैल्यू है, इस पोजीशन पे फिर फोर्स का कुछ अलग वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे फोर्स कितना हो गया सर, मैक्सिमम हो गया सर यहाँ पे, तो अब क्या हो गया सर, वो फिर कम घटने लग गया, यहाँ पे फिर घटने लग गया। तो फोर्स का वैल्यू जो है बॉक्स के पोजीशन के अनुसार चेंज होता जा रहा है। ऐसा भी कह सकते हो सर समय के साथ फोर्स में परिवर्तन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फोर्स को रिलेट करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट के पोजीशन के रिस्पेक्ट में, कैसे कर सकते हैं। देखिए सर बॉक्स यहाँ पे है सबसे इनिशियल, मैं ऐसा मान सकता हूं, ये इनिशियल मान सकता हूं, इसको मैं दे देता हूं 1, और बिल्कुल यहां पे आपको बॉक्स दिखेगा, ये रहा, नहीं दिखा, फिर से देखना है, ये रहा सर अब दिखा एक बार में, ये पोजीशन 1 है ना, ये पोजीशन 1 मैंने ग्राफ में भी लिख दिया है। इस पोजीशन में बच्चों देखिए फोर्स कितना लगा है सर, छोटा सा फोर्स लगा है, लेकिन सम्मान तो देना पड़ेगा, उसका नाम है F1। तो बिल्कुल ग्राफ में भी मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग F1 लिखा है, जूम करें, ये देखिए F1, बात समझ में आया, ये F1 ये फोर्स, ठीक। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ गए। ये अगर ओरिजिन है सर, यहां पे अगर आप ओरिजिन को फिट करते हैं तो ओरिजिन से कितने दूरी पर है, x1, तो ग्राफ में भी देखिए कितने दूरी पर है, x1। जी सर इतना तो समझ गए, ठीक। अब फोर्स तो चेंज हो रहा है, जब ब्लॉक यहां पे आ जाएगा तो फोर्स का वैल्यू ए देखिए यहां पर इतना हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो एरो बनेगा इसके मुकाबले थोड़ा सा सर बड़ा एरो बनाना पड़ेगा आपको, ये लो बना दिया मैंने, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी कहानी है भाई, समझो इस बात को, हटाता हूं मैं इन सबको। करते 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 ब्लॉक बढ़ते 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 फोर्स भी बढ़ते जाएगा, यहां पर फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा और यहां पे फिर कुछ घट जाएगा, ये देखो। हाँ लेकिन अगर इन दोनों की आप तुलना करते हैं, पोजीशन 1
पोजीशन 1 पे फोर्स F1 है और पोजीशन 2 पे देखिए, पोजीशन 2 पे फोर्स F2 है और F2 जो है F1 से बड़ा है। ऐसा मैंने मतलब अनुमान लेके चला है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से कर सकते हैं हम, ठीक है। जनरलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए बड़ा एरो लगा हुआ है, यहाँ पे उसके मुकाबले छोटा एरो लगा है, क्योंकि F1 छोटा है और F2 बड़ा है। तो देखो मैंने आपके सामने सिनेरियो को सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का सम्मान करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि भाई ब्लॉक में आप फोर्स लगा के मूवमेंट करोगे तो जितना आप कार्य करोगे वो बराबर रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्या वेरिएबल फोर्स के लिए भी सेम बात एस्टैब्लिश होती है? तो बिल्कुल होती है। इसके पीछे की गणित को अब हम समझते हैं, समझे? चलो समझते हैं। देखो पहले यहां पे मैं क्या करता हूं, इस कर्व के नीचे, भाई फोर्स तो चेंज हो रहा है ना, इस कर्व के नीचे जितना भी क्षेत्रफल आता है वो हो जाता है आपका वर्क। भूल गए क्या? वर्क ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, याद आ रहा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहां पे मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा सर ठीक है, चलो आगे बताओ, आगे क्या बताएं? तो ये तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आपकी एंडिंग पोजीशन है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको, या फिर पोजीशंस के बीच में आपको कार्य करना है। वेरिएबल फोर्स जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये तो बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट है सर, ये तो इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स तो बहुत बार चेंज हुआ है इसके बीच में। हम क्या करेंगे, ऐसा एक डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे जहां पे फोर्स न के बराबर चेंज हुआ है। कैलकुलस में ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ता है, मुझे क्षमा करें। हम ऐसा डिस्प्लेसमेंट चुनेंगे जहां पर कि फोर्स न के बराबर चेंज हुआ है, ठीक। नजरअंदाज करेंगे उसके चेंज को। तो देखिए यहां पर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो फिर भी काफी अच्छा हेल्दी मैंने मोटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाया है, और पतला भी मैं बना सकता, तो ये डिस्प्लेसमेंट dx और छोटा हो जाता। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां से लेके यहां तक फोर्स में कुछ अधिक चेंज नहीं आया है, ठीक। तो वही बात एग्जैक्टली यहां पे रिफ्लेक्ट कर रही है, ये है dx। तो अगर इन दोनों पोजीशंस को मैं लेता हूं, ये वाली पोजीशन मतलब सबसे रेक्टेंगल के लेफ्ट में एक काला रेक्टेंगल दिख रहा है मेरे भाई, हाँ सर, और एक ये राइट वाली पोजीशन, ये दिख रहा है, ये राइट वाली पोजीशन, हाँ सर ये भी दिख रहा है। बस यही है एग्जैक्टली, यही हुई है कहानी। बात को समझो अच्छे से, ठीक। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस छोटा से वर्क को कैलकुलेट करेंगे। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है सर, तो छोटा सा वर्क हो जाएगा। छोटा सा वर्क मतलब क्या होगा सर, dw हो जाएगा, ठीक। और अगर आपको पूरा वर्क कैलकुलेट करना है, मतलब 1 से लेके 2 तक का पूरा वर्क कैलकुलेट करना है, तो सर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे यहां से लेके यहां तक। बिल्कुल सही बात है, यही करना पड़ेगा, ठीक। तो करके दिखाते हैं, लिमिट विमिट भी रखेंगे। अभी फिलहाल गणित को मैं कैसे सेटअप कर रहा हूं उसको आप देखिए, लगाएं क्या होगा। तो सर जैसा मैंने कहा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे तो फोर्स की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा नहीं। तो यहां पे अगर f है तो यहां पर भी f है। मेरे ख्याल में इस बात की जस्टिफिकेशन अब आपको मिल चुकी है, ठीक है। हालांकि अगर बड़े लेवल पे देखोगे, ये तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर यहां पे देखोगे और यहां पे देखोगे तो फोर्स में काफी चेंज आ गया है। एनीवे, तो f इंटू हो जाएगा dx। पिछली बार डेल्टा x था, बड़ा डिस्प्लेसमेंट था, छोटा सा है dx, ठीक। तरीका वही है, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल ले लो। तो सर फोर्स भी राइट हैंड साइड में, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट भी राइट हैंड साइड में dx, ठीक है जी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना सर, 0। तो क्या लिखोगे सर, cos 0 लिखेंगे, तो बस क्या हो जाएगा, f डॉट dx हो जाएगा। बस यही तो करना है। मैंने यहां पर क्या किया है, मुझे क्या है, थोड़ा सा वेक्टर्स का थोड़ा सा कीड़ा है, समझ रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, फोर्स कहाँ है, इस तरफ है, इस तरफ जो रहता है तो क्या बोलते हैं सर, प्लस आई कैप, और इस तरफ कोई भी वेक्टर रहता है तो क्या कहते हैं, माइनस आई कैप। तो मैं ना उसको इस हिसाब से लेके चला हूं। तो फोर्स को मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड आई कैप, dx मतलब डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने लिखा है क्योंकि इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने लिखा है dx आई कैप। बस i और i हो जाएगा 1, f dx आपका बच जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए सर। अब थोड़ा सा मुझे छोटा होना पड़ेगा भाई, जगह बनानी पड़ेगी। अब ये कुछ कहानी ऐसी है यहां से जो कि हम पहले ही देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, फटाफट समझ जाओ। फोर्स बराबर होता है सर ma, क्या होता है ma। a बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोले तो सर dv बाई dt होता है, लिख लो। अब देखो ये dv बाई dt होता तो है, लेकिन यहाँ पे dx बाई dt भी दिख गया, क्या होता है सर, वो वेलोसिटी होता है, लिख दो। तो m dv और v, समझ गए? हाँ सर, v dv को एक साथ लिखो। क्या मास में कोई परिवर्तन आ रहा है यहां से यहां तक में? सर मास में तो कोई परिवर्तन नहीं, पोजीशन में आ रहा है सर, वेलोसिटी में आ रहा है, लेकिन मास में कोई परिवर्तन नहीं। आपको इंटीग्रेशन के साइन के अंदर सिर्फ उसी वेरिएबल को रखना है, मतलब सिर्फ वेरिएबल को रखना है, ना कि कांस्टेंट को। तो वेरिएबल कौन सा सर, v। तो बस v करो, v dv हो जाएगा v² बाई 2, ये
लिख के बताता हूँ मैं। और देखो आपको यहाँ पे लिमिट सेट करनी पड़ेगी बच्चों। हमने पहले तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, लेकिन अल्टीमेटली हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। यहाँ पर u है और यहाँ पे v है, इसलिए मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा u से लेके v। समझ गए तुम लोग? बस v dv हो जाएगा इंटीग्रेशन होके v²/2। सिंपल सा इंटीग्रेशन है भाई, ये पता रखो। इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स कितना होता है, x²/2। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx अगर बोलेगा तो सर ये हो जाएगा x³/3। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ x³ का बोलेगा x³ dx तो ये कितना हो जाएगा x⁴/4। समझो भाई, ठीक? हाँ सर समझ जाएंगे, टेंशन मत लो आप। चलो लिमिट लगाओ, u से v रखें यहाँ पे। तो पहले v को पुट करते हैं, जरा जूम करता हूं, पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं। पहले v को रखोगे v²/2 होगा, माइनस फिर u को रखोगे u²/2 होगा, और आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखते जाओ, बस थोड़ी जगह बना ली मैंने। ये आ गया mv²/2 माइनस mu²/2, हाफ mv² हाफ mu²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 2 पे, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 1 पे। तो लिख दो के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब डेल्टा के ई। और शुरुआत कहां से की थी सर? वर्क डन से। तो वर्क डन किसके बराबर आया सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया। वाह, समझ गए? समझ गए सर। ये थोड़ा सा मुझे हटना पड़ेगा तभी आपको दिखाई देगा। ये लो, वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए सर? वेरिएबल फोर्स के लिए। समझ गए? तो लगभग 16 मिनट लगे, बट इस प्रकार से पढ़ना, हर चीज को एक सीक्वेंस में पढ़ना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर भी देखोगे बड़ा मेहनत लगा भाई ये सब एनिमेशन बनाने में। ये सब मैं इसीलिए करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से फिजिक्स को समझ पाओ। पुस्तक से पढ़ोगे तो ये सारा एक बार में मिलेगा आपको, शायद इस लेवल का मिल भी ना पाए। और किसी भी टीचर के लिए ये सब चीज़ों को ड्राइंग बोर्ड में बनाना इतना आसान नहीं है, एक एक चीज़ों को तो हम तो एनिमेट कर लेते हैं, ठीक। एनीवे, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ सवाल बनाएंगे, कुछ क्या काफ़ी सारे सवाल बनाएंगे, उसको मिस मत करना और वो वीडियो भी एंड तक देखना। और अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वो जो बेल आइकन है ना वो दबा देना, ठीक है। और अगले नोटिफिकेशन के लिए अपने दिमाग में अलार्म लगा लो। चलो, गुड डे।